Welcome everyone, this is Learners Academy by Biha Baloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist and digital marketing specialist. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पर्सनालिटी की डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, उसकी कुछ थेरीज़ को डिस्कस किया था। अब जो है न्यू फ्राइडियंस में कॉरल यॉन्ग की क्या कंट्रीब्यूशन थी उसको जो है वो डिस्कस करने जा रही है। बेसिकली कॉरल यॉन्ग के जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे उनमें कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन जो है वो मेन है। कॉरल यॉन्ग ने सबसे पहले जो है वो अनकॉन्शियस को डिफ़ाइन किया कि अनकॉन्शियस जो है वो जस्ट इंसान की जो है वो रिप्रेस्ड थॉट्स या फिर डिज़ायर्स नहीं है, बल्कि अनकॉन्शियस की भी दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक पर्सनल अनकॉन्शियस होता है और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है। पर्सनल अनकॉन्शियस जो है वो बिल्कुल फ्राइड के व्यू की तरह होता है कि पर्सनल कॉन्शियस में इंसान जो है वो अपने पर्सनल अनकॉन्शियस में इंसान जो है वो अपने कॉन्शियस से जो है वो अवेयर होता है, उसे जो है वो एट अ टाइम अवेयरनेस होती है चीज़ों की। जबकि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या होता है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बियॉन्ड चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो इनहेरेंटेड होती हैं और तमाम जनरेशन्स में जो है वो कॉमन होती हैं और तमाम इंसानियत के लिए जो है वो एक जैसी होती हैं। उसके बाद कॉरल यॉन्ग ने आर्चीटाइप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब आर्चीटाइप्स जो हैं पार्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस यूनिवर्सल फॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ थॉट्स दैट इंक्लूड्स themes that can be seen in myths and masculinity, femininity, good, evil, opposites, motherhoods and all of different concepts and types जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। अब आर्ची टाइप्स में क्या होता है कि ये जो है वो एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस और यूनिवर्सल फॉर्म होती है बिहेवियर की जो हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गर्ल्स जो हैं वो डॉल्स के साथ खेलती हैं तो जितनी भी गर्ल्स होंगी वो तमाम जो है वो डॉल्स के साथ खेलेंगी और ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। इसी तरह से जो बॉयज़ हैं वो डॉल्स के साथ नहीं खेलते, बल्कि वो जो है वो उनके खिलौनों की टाइप्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, लाइक गन्स हो गई या बाकी चीज़ें होंगी। तो ये क्या है कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल आर्ची टाइप है जो तमाम इंसानों में जो है वो पाई जाती है। उसके बाद एडलर की अप्रोच है। अब एडलर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें सेल्फ एस्टीम, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, बर्थ ऑर्डर जो है वो मेन है। बेसिकली एडलर ने जो है वो बर्थ ऑर्डर पे काम किया। उसने कहा कि इंसान का जो बर्थ ऑर्डर होता है वो उसकी पर्सनालिटी को जो है वो बहुत इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसकी पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट टाइप की होगी, जो सेकंड चाइल्ड होगा उसकी पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट होगी और जो लास्ट चाइल्ड होगा उसकी पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट होगी। और इसी तरह से जो वन एंड ओनली चाइल्ड होता है उसकी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो उसकी पर्सनालिटी पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। उसके बाद एडलर ने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरह से इंसान की पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से लोग जो है वो लोगों के सोचने के अंदाज को जो है वो चेंज करता है। अब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स द फीलिंग्स ऑफ बीइंग लेस एबल देन अदर्स। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आगे खुद को जो है वो दूसरों से कमतर फील करना कि दूसरों में ये चीज़ है, मेरे में ये चीज़ नहीं है, दूसरे ये काम कर सकते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद मोटिवेटिंग फोर्स फॉर ह्यूमन लाइफ, फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी एंड अ डिज़ायर टू ओवरकम इट, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स अगर है तो उसको जो है वो ओवरकम किया जाए। उसको ओवरकम करने के लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जो है वो फीलिंग्स डेवलप करनी पड़ती हैं और ये ऐसी फोर्सेज हैं जो ह्यूमन लाइफ को मोटिवेट करती हैं। इसी तरह से जो बर्थ ऑर्डर होता है ये पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। सिब्लिंग्स में कौन सा जो है वो बर्थ ऑर्डर आ रहा है ये चीज़ इस बात को इफेक्ट करती है। उसके बाद जो है वो कैरन हॉर्नी न्यू फ्राइडियंस की सबसे अहम जो है वो फिगर है। अब कैरन हॉर्नी ने भी फ्राइड से जो है वो इख्तलाफ किया, डिसएग्री किया फ्राइड से, इस बेस पे के जो प्राइमरी इम्पल्सेस हैं वो जो है वो बेसिकली पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती, बल्कि और फोर्सेस भी होती हैं जो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। और इसके अलावा इसने डिसएग्री किया फ्राइड के इस पॉइंट पे कि जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, कि मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट जो है जो फ्राइड ने दिया, जिसमें प्रिंस एंड बॉय का कॉन्सेप्ट जो है वो फ्राइड का अहम था, इसने जो है वो फ्राइड से डिसएग्री किया और इसने जो है वो अपनी थ्योरी दी।
अब कैरन हॉर्नी के जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें सबसे पहला जो है वो बेसिक एंजाइटी है। बेसिकली कैरन हॉर्नी जो है वो कहती है कि अगर इन्वायरमेंट जो है वो हॉस्टाइल होगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा, तो बच्चे में लॉनलीनेस की और आइसोलेशन की फीलिंग्स जो है वो पैदा होंगी और इसको बच्चा जो है वो खुद को अकेला फील करेगा। अब इसका हल क्या है, बेसिक एंजाइटी को ओवरकम कैसे किया जाए? अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्नी, प्रॉपर पेरेंटल नर्चरिंग जो है वो बच्चे को दे के बेसिक एंजाइटी को कम किया जा सकता है। उसके बाद इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो बेसिक हॉस्पिटैलिटी है कि चिल्ड्रंस जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी की फीलिंग्स जो है वो डेवलप करते हैं अगर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को पनिश करते हैं, उनका बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं करते, माँ बाप का रवैया अगर अग्रेसिव होगा तो ऑब्वियसली बच्चों का रवैया भी जो है वो अग्रेसिव होगा। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन एंड इंटरपर्सनल स्टाइल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्नी किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को, जिसमें जो है वो 3 फैक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, मूविंग टूवर्ड पीपल एंड मूविंग अगेंस्ट पीपल। मूविंग अवे फ्रॉम पीपल में क्या है कि सीकिंग सेल्फ एफिकेसी एंड इंडिपेंडेंस, के मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, जब हम लोगों से दूर जाएंगे तो क्या होगा कि इंडिपेंडेंसी की फीलिंग्स जो है वो डेवलप होगी, इंसान जो है वो खुद से कुछ करने की सोचेगा। इसी तरह से मूविंग टू वर्ड पीपल में क्या होगा कि अगर मूविंग टू वर्ड पीपल वाली टेंडेंसी किसी में है तो वो क्या होगा, वो पर्सन जो है वो डिपेंडेंट होगा, दूसरों पर इंहिसार करेगा, अपनी चीज़ें अपनी ज़रूरियात का खुद से ख्याल नहीं रखेगा। इसी तरह से मूविंग अगेंस्ट अदर्स में क्या होता है कि ट्राइंग टू गेन कंट्रोल, पावर एंड इंडिपेंडेंस, इसमें जो है वो इंसान का बहुत अग्रेसिव पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है, वो दूसरों पे जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है, दूसरों को अपनी पावर के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। इसके अलावा कैरन हॉर्नी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो न्यूरोसिस है, इसने न्यूरोसिस पे काम किया, न्यूरोसिक टेंडेंसीज जो है वो बताएं कि न्यूरोसिस जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड डिस्टर्बेंस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो कैसे पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट है कि एरिक एरिक्सन ने भी बेसिकली ये भी फ्राइड का फॉलोअर था, लेकिन इसने भी जो है वो फ्राइड से डिसएग्री किया और इसने जो है वो अपनी अलग थ्योरी दी। इसके अकॉर्डिंग जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड सेक्सुअल इम्पल्सेस के अलावा जो सोसाइटी है वो भी इंसान की पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है, जो उसका सोशल इंटरेक्शन है वो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है। अब इसने जो है वो 8 स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसने दी, जिसमें इसने बताया कि इंसान जो है जब एक स्टेज पे होता है तो वो किस क्राइसिस से गुजरता है, उस क्राइसिस को अगर रिजॉल्व कर लिया जाए तो वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करता है, अगर रिजॉल्व ना हो तो वो गैप उसकी पर्सनालिटी में रह जाता है। उसके बाद पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए ट्रेट अप्रोच यूज़ की जाती है। अब ट्रेट अप्रोच में क्या होता है कि बेसिकली जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं उन पे फोकस किया जाता है कि किस तरह से ट्रेट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, ट्रेट्स होती क्या हैं, कैसे डेवलप होती हैं। अब ट्रेट की डेफिनेशन है ड्राइंग डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट अ पर्सन फ्रॉम अदर, कि ट्रेट जो है वो पर्सनालिटी की ऐसी डायमेंशन है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। इसमें सबसे पहले जो थ्योरी है वो एल्बर्ट की ट्रेट थ्योरी है कि एल्बर्ट ने जो है वो बेसिकली ट्रेट्स को डिफ़ाइन किया, ट्रेट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। इसने जो है वो तकरीबन 45,000 डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो दी कि 45,000 पर्सनालिटी की डेफिनेशंस जो हैं वो बताई, एंड देन फिर इसमें से कुछ जो है वो एलिमिनेट की और इसको जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक कर दिया। अब एल्बर्ट बेसिक ट्रेट कैटेगरीज में 3 जो है वो कैटेगरीज आ रही हैं, जिसमें कार्डिनल ट्रेट्स हो गया, सेंट्रल ट्रेट्स हो गया एंड सेकेंडरी ट्रेट्स हो गया। अब कार्डिनल ट्रेट्स में क्या है, कार्डिनल ट्रेट्स में जो है वो एक सिंगल पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो हमारी आ रही है कि किसी हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी सिंगल ट्रेट ज़रूर होती है जो उसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा काइंड है, तो ये उसकी जो है वो मेन ट्रेट है जो दूसरों से उसको अलग कर रही है, और ये ट्रेट जो है वो ओवरऑल पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद सेंट्रल ट्रेट्स आती हैं। अब सेंट्रल ट्रेट्स में क्या होता है कि बेसिकली ये जो है वो एक नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा होती हैं, और अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट
ये जो है वो 5 से 10 की रेंज में जो है वो होती हैं। इसमें एक करैक्टरिस्टिक्स के साथ दूसरी करैक्टरिस्टिक्स भी आ रही होती हैं, एक ट्रेट के साथ दूसरी भी आ रही होती है। लाइक एक इंसान जो है वो एट अ टाइम हम्बल भी है, काइंड भी है, फॉरगिविंग भी है और टॉकटिव भी है, आउटगोइंग भी है, बहुत अच्छा भी है, लविंग भी है, केयरिंग भी है। इसी तरह से जो थर्ड कैटेगरी है वो सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। अब सेकेंडरी ट्रेट्स जो हैं वो ये लेस इंटरैक्टिव और लेस इन्फ्लुएंशियल होती हैं एज़ कम्पेयर टू कार्डिनल ट्रेट्स एंड सेंट्रल ट्रेट्स की। ये पर्सनालिटी को जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी ये इंसान के अंदर जो है वो इंसान की पर्सनालिटी के अंदर होती हैं और उसकी पर्सनालिटी को जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद जो है वो सोर्स ऑफ ट्रेड्स है कि सोर्स जो है ट्रेड्स जो है वो किस तरह से डेवलप होती हैं, कहाँ से डेवलप होती हैं, और इसके लिए जो है वो कैटल का जो है वो मॉडल इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। कैटल का मॉडल जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है कि रायमंड कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। बेसिकली कैटल जो है वो कैटल ने जो है वो 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है वो मॉडल पेश किया, जिसमें इसने जो है वो 16 फैक्टर्स जो है वो डायमेंशंस बताई पर्सनालिटी की, जो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। In order to beyond the surface traits, Cattell carried out the further factor analysis. He could identify 16 traits and represent basic dimensions of personality. He called these traits source traits. Basically इसने जो है वो 16 traits को define किया जो कि basic source होती हैं, dimensions होती हैं personality की, और इन traits को जो है वो इसने source traits जो है वो कहा। For example जो first one है उसमें है outgoing। अब इसका जो है वो हायर स्कोर है और लोअर स्कोरर है। अगर हायर स्कोर इंसान का आ रहा है तो वो इसमें आउटगोइंग होगा, अगर लोअर स्कोर जो है वो आ रहा है तो वो रिजर्व्ड होगा। इसी तरह से मोर इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंस, स्टेबल है, इमोशनल है, या फिर असर्टिव है, हम्बल है, हैप्पी गोइंग है, या फिर सोबर है। उसके बाद एक्सेंस डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी है कि एक्सेंस ने भी पर्सनालिटी को डिफाइन किया। पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इसने जो है वो अपने डायमेंशन मॉडल जो है वो दिया, जिसमें इसके जो है वो दो मेन कैटेगरीज आ रही हैं। एक जो है वो इंट्रोवर्जन है और एक्सट्रोवर्जन है, कि या तो इंसान जो है वो इंट्रोवर्ट होगा या फिर वो एक्सट्रोवर्ट होगा, या तो फिर वो आउटर गोइंग होगा या फिर वो इनर होगा, इनवर्ड होगा, कि अपनी ज़ात तक जो है वो महदूद होगा, दूसरों से उसका इंटरेक्शन जो है वो कम होगा। इसी तरह से जो दूसरी इसकी डायमेंशन और कैटेगरी है उसमें जो है वो न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी है, कि एक इंसान जो है या तो न्यूरोटिक ट्रेट जो है वो उसमें डेवलप होंगी, या तो वो न्यूरोटिसिज्म वाला होगा या फिर वो स्टेबल होगा। न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी में न्यूरोसिस जो है वो आ जाता है। इसी तरह से इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन में इंट्रोवर्टेड है तो वो क्वाइट होगा, पैसिव होगा एंड केयरफुल होगा, और अगर एक्सट्रोवर्टेड है तो आउटगोइंग होगा, सोशलेबल होगा एंड एक्टिव पर्सन जो है वो होगा। इसी तरह से न्यूरोटिसिज्म है जिसमें मूडी, टची एंड एनॉक्सियस पीपल्स जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद द रिसेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड ट्रेड्स जो हैं वो आ रही हैं। द 5 बिग फैक्टर, जिसमें जो है वो 5 ब्रॉडर ट्रेड्स फैक्टर्स, द कोर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें सर्जरी, एक्सट्रोवर्जन एंड सोशलिबिलिटी, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, इंटेलेक्ट, एग्रीएबलनेस एंड कंसेंशुअसनेस। बेसिकली ये जो बिग 5 मॉडल है इसको जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। इसमें जो है वो 5 ब्रॉडर ट्रेड्स जो हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद जो है वो लर्निंग अप्रोच जो है वो पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। लर्निंग अप्रोच में बेसिकली 3 अप्रोचेस जो है वो आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग। अब सबसे पहले जो है वो BF स्किनर की अप्रोच है जो कि ऑपरेट कंडीशनिंग है। बेसिकली BF स्किनर ने जो है वो रीइंफोर्समेंट पे फोकस किया। उसने कहा कि अगर किसी के बिहेवियर को, किसी पर्सनालिटी की किसी ट्रेट को जो है वो स्टेबल करना है तो उसको रीइंफोर्स किया जाए, उसको जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाए।
वो पर्सनालिटी की ट्रेट जो है वो स्टेबल होगी और इंसान जो है वो पर्सनालिटी की ट्रेट जो है वो उसमें डेवलप होगी। इसी तरह से अगर किसी भी ट्रेट को कम करना है या ख़त्म करना है, किसी भी हैबिट को ख़त्म करना है, तो क्या होगा कि पनिशमेंट जो है वो उसको दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी और उस पनिशमेंट की बेस पे जब इंसान जो है वो अनवांटेड रिजल्ट्स को फेस करता है तो वो उसका जो बिहेवियर जो है वो लेस फ्रीक्वेंट हो जाता है, उसकी जो है वो बिहेवियर की अकर्डेंसी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से जो सेकंड अप्रोच है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की अप्रोच है जो कि पावलो ने दी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि इसमें जो है वो एसोसिएशन के ज़रिए जो है वो ट्रेड्स को, हैबिट्स को, बिहेवियर को जो है वो डेवलप किया जाता है। स्टिमुलस की जो है वो कंडीशनल एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एसोसिएशन करके जो है बिहेवियर को स्टेबल और अनस्टेबल जो है वो किया जाता है। उसके बाद कॉग्निटिव लर्निंग है। कॉग्निटिव लर्निंग में कॉग्निटिव लर्निंग का जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंसान जो है वो कॉग्निशन के ज़रिए लर्न करता है। इंसान जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को फोकस करता है, उसको जो है वो उसका जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, देन फिर वो जो है वो पर्सनालिटी जो है वो इंसान की डेवलप होती है, वो ट्रेड डेवलप होती है, वो बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है। Basically, Albert, according to him, we possess the ability to foresee the probable sequence of certains of our behavior in a given settings. अब एल्बर्ट बंडोरा कहता है कि इंसान जो है वो अपने रोल मॉडल को जो है वो फॉलो करता है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और अपने बिहेवियर में और उसके बिहेवियर में सिमिलैरिटीज़ जो है वो ढूंढता है और उसी के बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करता है। इसी तरह से बेंडोरा आल्सो एम्फेसाइज ऑन सेल्फ एफिकेसी एंड रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। अब रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है कि इसमें जो है वो इन्वायरमेंट, पर्सन और पर्सन का बिहेवियर जो है ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनका जो है वो एक रेसिप्रोकल इंटरेक्शन है। इन्वायरमेंट जो है वो इंसान के बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहा है और इस इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके इंसान जो है वो उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हो रही है, उसका बिहेवियर जो है वो लर्न हो रहा है। उसके बाद आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अदर ओपिनियंस आर रिलेटेड एट अ टाइम देयर आर मैनी डिस्क्रिपेंसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इम्प्रेशन एंड आवर एक्चुअल एक्सपीरियंसेस। उसके बाद कॉरल यॉन्ग का इन्होंने बताया हुआ है कि कॉरल यॉन्ग ने जो है वो पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए क्या व्यू दिया। इसमें है कि ऑल पीपल रिक्वायर्ड बाय लविंग एंड रिस्पेक्टिंग दिस इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना दैट रिफ्लेक्ट इन देयर नीड्स फॉर पॉजिटिव रिकॉर्ड। अब कॉरल यॉन्ग कहता है कि जो पॉजिटिव सेल्फ रिकॉर्ड है वो हर इंसान का हक है, हर इंसान का हक है कि उसको जो है वो अनकंडीशनली जो है वो रिस्पेक्ट दी जाए, उसका जो है वो उसकी केयर की जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। अब अकॉर्डिंग टू कॉरल यॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है कि एक इंसान की रियल सेल्फ होती है, एक इंसान की आइडियल सेल्फ होती है। अगर इंसान की रियल सेल्फ जो है वो उसकी आइडियल सेल्फ से मैच कर रही है तो क्या होगा कि पर्सनालिटी जो है वो सही तरीके से डेवलप होगी, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होगा। इसी तरह से अगर इंसान की आइडियल सेल्फ उसकी रियल सेल्फ से मैच नहीं कर रही तो क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप होगा, इंसान की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट जो है वो सही तरह से नहीं होगी। इसी तरह से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। अ पर्सन कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व इफ़ ही रिसीव्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन। अगर जो है वो इंसान की पर्सनालिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रह गया है तो जब वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड किसी से रिसीव करता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। इसी तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द अल्टीमेटेड गोल ऑफ पर्सनालिटी ग्रोथ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ पर्सनालिटी फुलफिलमेंट इन विच पर्सन रियलाइज देयर ऑप्टिमल पोटेंशियल। Self actualization occur when our everyday life experiences and our self concept match closely. उसके बाद बायोलॉजिकल अप्रोच टू पर्सनालिटी है। बायोलॉजिकल अप्रोच टू पर्सनालिटी में जो बायोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, हमारी इनहेरेंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पर्सनालिटी को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो टेम्परामेंट्स होते हैं ये इनहेरेंटेड होते हैं और जेनेटिकली जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी का, उसमें असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी है कि पर्सनालिटी को जो है वो किस तरह से असेस किया जाता है। इसमें जो है वो तकरीबन 5 अप्रोचेस जो है वो पर्सनालिटी के असेसमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें फर्स्ट वन इंटरव्यू है,
कि इंटरव्यू जो है वो इंसान का लिया जाता है। अब इंटरव्यू का क्या होता है कि इंटरव्यू रेफर्स टू द डायरेक्ट एंड फेस टू फेस इनकाउंटर एंड इंटरेक्शंस, verbal as well as non-verbal information as available to the psychologist. Interview are usually used to supplement information gathered through other sources. Skills of the interviewer are very important. Sense of worthy and utility of the interview depend on how well he कैन ड्रॉ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूइंग्स। अब इंटरव्यू को आता है कि ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जिसमें जो है वो दो लोग फेस टू फेस बैठते हैं और इंटरव्यू लेने वाला जो है वो इंटरव्यू देने वाले के बारे में जो है वो क्वेश्चन करता है और थ्रू द इंटरव्यू जो है वो इंसान की पर्सनालिटी को जो है वो अफेक्ट करता है। अब इसमें क्या होता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसकी एबिलिटी, उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल्स जो हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। उसके बाद बिहेवियरल असेसमेंट है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इंसान को जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसकी पर्सनालिटी को जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है और उसकी पर्सनालिटी की करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो असेस किया जाता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या है कि इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्टिवली असेस पर्सनालिटी एंड बिहेवियर स्टैंडर्ड मयर्स आर डिवाइस, द मयर्स आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट। कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? ऐसी मेजरमेंट्स हैं जो पर्सनालिटी को ऑब्जेक्टिवली असेस करती हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन वैलिड एंड रिलायबल। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं, यानी कि टेस्ट को जहाँ भी जिस जगह पे भी अप्लाई किया जाए इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं और वैलिडिटी मीन्स कि इनका जो है वो एडमिनिस्टर करने का जो मेथड होता है वो सेम होता है और जिस चीज़ को मेजर करने के लिए ये बनाए गए होते हैं जस्ट उसी चीज़ को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर MMPI मैनिफेस्टो मल्टीफेसिस पर्सनालिटी इन्वेंटरी है तो ये जो है वो साइकोटिक्सिज्म को असेस करने के लिए जो है वो बनाई गई है, तो ये जस्ट उसी चीज़ को जो है वो मेजर करेगी। उसके बाद सेल्फ रिपोर्टेड मेजर्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं अबाउट द सैम्पल ऑफ देयर बिहेवियर एंड देन जो है वो उसके जो रिएक्शन होता है उसके जो आंसर्स होते हैं उनको जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है और इस तरह से पर्सनालिटी को जो है वो असेस किया जाता है। उसके बाद जो मेन एंड लास्ट अप्रोच है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। इसमें फर्स्ट वन है रोशाक टेस्ट। रोशाक टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ कार्ड्स होते हैं जिन कार्ड्स पे जो है वो पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। अब बेसिकली वो पिक्चर्स किसी भी चीज़ की नहीं होती, इंसान जो देखने वाला होता है वो अपनी थॉट्स अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उन कार्ड्स को जो है वो डिफ़ाइन करता है, इंटरप्रेट करता है कि इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये कार्ड्स, इन कार्ड्स के थ्रू जो है वो पर्सनालिटी को असेस किया जाता है और इसे रोशाक टेस्ट जो है वो कहा जाता है। इसी तरह से जो सेकंड है वो TAT है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो TAT में क्या होता है कि बेसिकली इसमें भी पिक्चर्स होती हैं, एक सीन जो है वो क्रिएट किया हुआ होता है। अब देखने वाला जो है वो अपने व्यू, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको इंटरप्रेट करता है, बताता है उसको, उस पिक्चर्स की जो है वो एक स्टोरी बनाता है। स्टोरी बनाने के बाद उस स्टोरी का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है और उसमें जो है वो पिक्चर में पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है और इसके बाद क्या हो रहा है, यानी कि पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट की जो है वो बात की गई होती है। उसके बाद इंटेलिजेंस है कि इंटेलिजेंस की पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है कि am I an intelligent person, how intelligent am I, how does we judge if someone is intelligent or not। इसी तरह से आप इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब अकॉर्डिंग टू फेल्डमैन, इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली वी आर फेस्ड विद चैलेंजेस। इंटेलिजेंस इज़ एन ऑल encompassing कॉन्सेप्ट्स। कि इंटेलिजेंस जो है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसको जो है वो दुनिया को समझने के लिए यूज़ किया जाता है, अपनी थिंकिंग को रैशनली यूज़ किया जाता है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जाता है।